वेलकम इन शिक्षा नेचर। आज का चैप्टर कक्षा 12 पॉलिटिकल साइंस, संघीय कार्यपालिका, राष्ट्रपति का निर्वाचन एवं शक्तियाँ, इसके ऊपर है। सबसे पहले राष्ट्रपति सरकार के तीनों अंगों में कार्यपालिका अंग विधायिका द्वारा स्वीकृत नीतियों और कानूनों को लागू करने के लिए जिम्मेदार है। लेकिन सभी देशों में कार्यपालिका है वो एक समान नहीं होती है। संसदात्मक एवं अध्यक्षात्मक का भेद होता है। जिस संविधान में कार्यपालिका अपने कार्यों एवं कार्यकाल के लिए व्यवस्थापिका के प्रति जवाबदेह हो, कार्यपालिका के सदस्य आवश्यक रूप से व्यवस्थापिका के भी सदस्य हो, एवं राष्ट्र का अध्यक्ष एवं सरकार का अध्यक्ष अलग अलग हो। जैसे राष्ट्र का अध्यक्ष राष्ट्रपति और सरकार का सपोज करो कि प्रधानमंत्री। इस व्यवस्था को संसदात्मक अथवा संसदीय व्यवस्था कहते हैं। जापान, जर्मनी, इटली, ब्रिटेन, भारत इत्यादि संसदीय व्यवस्था के उदाहरण हैं। इसके विपरीत अध्यक्षात्मक व्यवस्था में राष्ट्रपति राज्य एवं सरकार दोनों का प्रधान होता है, राज्य का भी और सरकार का, तथा वह शासन की सारी शक्तियों का केंद्र बिंदु होता है। अमेरिका, ब्राज़ील आदि अध्यक्षात्मक व्यवस्था के उदाहरण हैं, जबकि फ्रांस, रूस, श्रीलंका आदि अर्ध अध्यक्षात्मक व्यवस्था वाले देश हैं। कार्यपालिका का स्वरूप। भारत में संसदीय व्यवस्था की स्थापना की गई है, जिसमें राष्ट्रपति कार्यपालिका का औपचारिक एवं संवैधानिक प्रधान होता है, मतलब औपचारिक और संविधान के अनुसार प्रधान होता है, तथा प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद वास्तविक कार्यपालिका होती है। यद्यपि राष्ट्रपति का पद गरिमा एवं प्रतिष्ठा का पद माना जाता है, देश का वह प्रथम नागरिक होता है तथा वरीयता क्रम में वो सर्वोच्च स्थान रखता है। संविधान का अनुच्छेद 52 राष्ट्रपति पद की व्यवस्था करता है, जिसके अनुसार भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, जिसका प्रयोग वह स्वयं अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा करेगा। अब राष्ट्रपति का निर्वाचन 54-55 में किया गया है अनुच्छेद में। इसमें एक निर्वाचक मंडल होता है जो लोकसभा एवं राज्यसभा निर्वाचित सदस्यों और राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों से मिलकर बनेगा। राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होता है और एक विशेष पद्धति होती है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत विधि जिसे कहते हैं, और इसके द्वारा गुप्त मतदान इसमें होता है। इस विधि में विजयी होने के लिए उम्मीदवार को कुल डाले गए वैध मतों के आधे से एक मत अधिक प्राप्त करना होता है। इसे न्यूनतम कोटा कहते हैं। और राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष के लिए होता है। वह पुनः भी चुनाव लड़ सकता है। किसी भी समय उपराष्ट्रपति को संबोधित कर अपना त्यागपत्र दे सकता है। संविधान के अतिक्रमण के आरोप में राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा पद से हटाया जा सकता है, जिसका वर्णन अनुच्छेद 61 में है। यह महाभियोग संसद के किसी भी सदन द्वारा राष्ट्रपति को कम से कम 14 दिन पूर्व सूचित कर लाया जा सकता है। महाभियोग के प्रस्ताव को सदन की कुल सदस्य संख्या के कम से कम 2/3 सदस्यों के बहुमत द्वारा पारित होना चाहिए। यह प्रक्रिया दोनों सदनों में अपनाई जाती है। अगर राष्ट्रपति का पद मृत्यु, त्यागपत्र के कारण रिक्त हो जाए, तब 6 माह के भीतर नए राष्ट्रपति का चुनाव कराना आवश्यक होता है, और वो बचे हुए समय के लिए नहीं बल्कि 5 वर्ष के लिए निर्वाचित होता है। अब इसके लिए क्या योग्यताएं होनी चाहिए? सर्वप्रथम वह भारत का नागरिक हो, न्यूनतम आयु 35 वर्ष हो, लोकसभा सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। इसके अतिरिक्त वह सरकार के अंतर्गत किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। गैर गंभीर व्यक्तियों को चुनाव लड़ने से रोकने के लिए निर्वाचक मंडल में से प्रस्तावकों एवं अनुमोदकों की व्यवस्था भी की गई है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति श्री राजेंद्र प्रसाद थे, जो 2 बार निर्वाचित हुए थे। राष्ट्रपति के अब निर्वाचन की प्रक्रिया हम देखते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में 2 बातों पर विशेष बल दिया गया है। प्रथम, निर्वाचक मंडल में जनसंख्या का निकटतम संभव समान प्रतिनिधित्व हो। द्वितीय, समस्त विधानसभा सदस्यों द्वारा देय मतों में समता रहे, मतलब उनकी वैल्यू बराबर रहे। उक्त उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु निर्वाचक मंडल के प्रत्येक सदस्य की प्राप्ति का एक निश्चित फार्मूला है, वो अपनाया गया है। और उसका ये फार्मूला है कि राज्य विधानसभा की मत संख्या प्राप्त करने के लिए राज्य की कुल जनसंख्या वहाँ की विधानसभा के कुल चुने हुए सदस्यों में बांट दी जाती है, एवं उस भागफल को 1000 से बांट दिया जाता है। और 84वें संवैधानिक संशोधन 2001 द्वारा
1971 की जनगणना इसके लिए निर्धारित की गई है और इसमें परिवर्तन 2026 के पश्चात होने वाला है। इस सूत्र को स्पष्ट समझा जा सकता है राज्य की कुल जनसंख्या और राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या भाग 1000। अब मान लीजिए कि भाजनफल इसमें जैसे भाग देते हैं तो 50% या उससे अधिक आए तो 1 मानकर भागफल में जोड़ दिया जाता है। उदाहरण के लिए राजस्थान की जनसंख्या 1971 की जनगणना के आधार पर 2,57,65,806 है और विधानसभा के सदस्यों की संख्या 200। तो प्रत्येक विधायक का मतभार इस प्रकार होगा 257 और 65 ये 806 और बटा 200। इसमें ये आता है तो 128.82 तो ये 129 बन जाता है। ये इसका फॉर्मूला है, इसमें ये निकल गया। अब इसके साथ हम देखते हैं कि संसद के प्रत्येक निर्वाचित सदस्यों का मतभार कैसे निकलता है। तो इसमें सभी राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के कुल मतों को संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या से बांट दिया जाता है, जिसमें केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और पुदुचेरी की विधानसभा के सदस्य भी शामिल हैं। इसका सूत्र सभी राज्यों की विधानसभा के सदस्यों की कुल मत और संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या। तो माना कि सभी विधानसभाओं की कुल मतों की संख्या 544,971 है और संसद के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या 776 है। तो ये बटा इस प्रकार होके 7.2.28 702 आ जाती है। इस प्रकार हम ये देखते हैं कि निर्वाचित जो राष्ट्रपति होता है उसको 50% या उससे थोड़ा अधिक मतलब एक अधिक मत प्राप्त करना होता है और इस निर्वाचन गुप्त मतदान द्वारा एकल संक्रमणीय मत पद्धति से होता है। तो इसमें सूत्र ये रहता है डाले गए वैध मतों की संख्या निर्वाचित किए जाने वाले सदस्यों की संख्या दोनों में ++1 कर दिया जाता है। यदि किसी उम्मीदवार को निश्चित वोट नहीं मिलता है तो उसके लिए एक निश्चित फार्मूला होता है कि जो भी वोट देते हैं वो अपनी वरीयता अपनी पसंद के अनुसार देते हैं, लेकिन उस पहले जो राउंड में अगर किसी को पूरे वोट नहीं मिलते हैं तो जिससे सबसे कम वोट मिलते हैं उसको हटा दिया जाता है। उसके जो वोट है बाकी सदस्यों को जो निर्वाचित करने के लिए उनको ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं। और अगर उसमें भी नहीं होता है तो फिर जो कोई बचता है उसके वोट जो शेष बचे हुए हैं उनको ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं। तो इस प्रकार ये एक पद्धति है जिसको और स्पष्ट करने के लिए, जैसे मान लो कि 1,40,000 है तो प्रथम वरीयता की मतगणना में प्रत्येक को 30, 20, 40 और 50 तो कुल मतभार 1,40,000 है। अतः निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम कोटा इसमें ये होता है 70,001। क्योंकि प्रथम वरीयता की मतगणना में किसी को उम्मीदवार को नेतांश मत नहीं मिले हैं अतः मतों का हस्तांतरण आवश्यक है और उम्मीदवार है जिसे सबसे कम मत मिले हैं के मतों का हस्तांतरण किया जाता है। अब हस्तांतरण करने के बाद मतों का 35,000, 50,000, 55,000 स्पष्ट है कि अभी किसी भी उम्मीदवार को नेतांश मतलब 70,001 प्राप्त नहीं हुआ। अतः पूर्व प्रक्रिया को दोहराते हुए न्यूनतम मत प्राप्त उम्मीदवार यानी क के पहली वरीयता के 30,000 मतों को दूसरी वरीयता का विभाजन ग व घ में इस प्रकार किया जाता है। 50,000 + 11 61,000, घ में 55 + 19 तो ये 30,000 वोट बांटती है तो ये 76,000 हो गए। इस प्रकार घ राष्ट्रपति निर्वाचित हुआ। अब इसके जो क्या इसको मिलता है विशेष अधिकार वेतन, तो राष्ट्रपति का वेतन 5 लाख रुपये प्रति माह है। जब कोई व्यक्ति राष्ट्रपति के पद पर आसीन होता है तब उसके विरुद्ध कोई दीवानी और फौजदारी मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। उसके लिए कोई गिरफ्तारी वारंट ये भी जारी नहीं किया जा सकता। 2 महीने के लिखित नोटिस के पश्चात राष्ट्रपति के विरुद्ध केवल दीवानी कार्रवाई की जा सकती है। पूर्व राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाने पर उनकी जो पत्नी होती है उसको सेवानिवृत्त राष्ट्रपति को मिलने वाली पेंशन की आधी राशि तथा सरकारी मकान आजीवन प्राप्त होगा। राष्ट्रपति भवन उनका औपचारिक आवास है जो रायसीना हिल्स दिल्ली में स्थित है। इसके अलावा हिमाचल की राजधानी शिमला के निकट चरबरा में उनका ग्रीष्मकालीन निवास है जिसको
द रिट्रीट कहते हैं। इसके अलावा आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद में राष्ट्रपति निलयम में भी उनका एक आवास है। आज का वीडियो इतना ही। अगर आप पसंद करें तो लाइक करें। ये पार्ट फर्स्ट है, इसका पार्ट सेकंड अगले वीडियो में होगा। धन्यवाद।